हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस जिसे आम भाषा में आप क्षय रोग कहते हैं, टीबी की बीमारी कहते हैं या आयुर्वेद में जिसे राजयक्ष्मा कहा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, इसके साइन और सिम्पटम्स क्या होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस क्या है, यानी आप कैसे इसे पता करेंगे, यानी इसके पता करने के लिए आप कौन-कौन से टेस्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ में बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में और ट्रीटमेंट में हम आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस? तो ट्यूबरक्लोसिस एक कंटाजियस डिजीज है। एक कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स। यानी आपको याद रखना है कि एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मेनली हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। कंटाजियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो मेनली हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, लंग्स को प्रभावित करती है। बात करें इसके कारण की, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी जिस बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हालांकि टीबी मेनली हमारे लंग्स को प्रभावित करती है, लेकिन लंग्स के अलावा शरीर के अन्य अंगों को भी ये प्रभावित कर सकती है। कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन। और जब टीबी लंग्स के अलावा किसी अंग में होती है, जैसे सपोज दैट आंतों में अगर टीबी हो जाए, हड्डी में अगर टीबी हो जाए, ब्रेन में टीबी हो जाए, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। यानी पल्मोनरी टर्म है आपके लंग्स के लिए, आपके फेफड़े के लिए। तो जब फेफड़ों में टीबी होगी तो उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहेंगे, और फेफड़ों के अलावा टीबी अगर कहीं पर होती है तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। हालांकि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो काफी कॉमन है, ज्यादातर लोगों में वही पाई जाती है। बात करें आयुर्वेद के पक्ष के बारे में, आयुर्वेद में इसे क्षय रोग कहा गया है या इसी को राजयक्ष्मा कहा गया है। क्षय रोग है के नाम से वर्णित है। मुख्यतः शारीरिक क्षीणता होती है, इसमें कफ की वृद्धि होती है और वात दोष की विकृति की वजह से होती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आप आयुर्वेद में राजयक्ष्मा को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मॉडर्न साइंस ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण बताती है, वही लक्षण आपके राजयक्ष्मा को वर्णित करते हैं, यानी आपको क्षय रोग में मिलते हैं। अब इसे राजयक्ष्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि ये बीमारी जो आपके ग्रहों के देवता हैं चंद्रमा, उनको पहली बार हुई, तो इस कारण से इसे राजयक्ष्मा कहा जाता है। बात करें इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में या इसके कॉजेस के बारे में, यानी ये होती किस वजह से है, तो जैसा मैंने अभी बताया, इन्फेक्शन बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यानी जो राजयक्ष्मा है, जो आपकी टीबी है या जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस है, ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और ये बैक्टीरिया जो है स्प्रेड थ्रू एयर, जिसे आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस कहते हैं। यानी जब भी टीबी से कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है जिसको टीबी होती है, अगर वो छींकता है, खांसता है, तो इसकी लंग्स से जो बैक्टीरिया है वो एनवायरनमेंट में बाहर फैल जाता है, ड्रॉपलेट की फॉर्म में फैल जाता है। और इसके आसपास जो कोई व्यक्ति होता है, अगर उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी नहीं है, तो ये बैक्टीरिया जो हवा में स्प्रेड हो गया है, ये उस व्यक्ति में एंटर कर जाएगा, जो भी इसके आसपास में होंगे, और वहां पर जाकर के उस व्यक्ति में टीबी कॉज करा देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो टीबी का इन्फेक्शन है, ये एक एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है। और आपको याद रखना है वीकेंड इम्यून सिस्टम। और वीक इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? जिनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। और ये मेनली ऐसे लोगों में होता है जिनको कोई बीमारी हो, जैसे एचआईवी हो, या जिसको मल न्यूट्रिशन हो, जिसका खाना पीना बहुत अच्छा ना हो, उस व्यक्ति में ये हो सकती है। साथ ही साथ में लिविंग इन क्राउड और अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट, यानी ऐसा मानना है कि अगर आप बहुत साफ सफाई से नहीं रहते हैं, बहुत अच्छा खाना पीना नहीं खाते हैं, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी नहीं है, और आप बहुत क्राउडी प्लेस में रहते हैं, बहुत सारे लोग एक ही कमरे में अगर रहते हैं, या बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर रहते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस वहां पे मेनली आपको देखने को मिलेगा।
बात करें आयुर्वेद के हिसाब से तो बल का ह्रास होता है, शारीरिक क्षीणता होती है, दैहिक और मानसिक क्लेश होता है, वात पित्त एवं कफ दोषों का असंतुलन होता है, अनियमित आहार और विहार, यानी अगर आपकी डाइट जो है बहुत अच्छी नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो इसकी वजह से भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अगर बात करें इसके लक्षणों के बारे में, तो जो इसके साइन और सिम्टम्स हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है परसिस्टेंट कफ, यानी 2 वीक से ज्यादा। आपने इस चीज का एड ट्यूबरकुलोसिस के बारे में टीवी में भी एड देखा होगा कि आपको 2 हफ्ते से अगर ज्यादा खांसी है, तो 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होने का मतलब ये इंडिकेशन है कि ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकती है। साथ ही साथ में बात करें कफ विद ब्लड, यानी अगर किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है और खांसने में उसको ब्लड आ रहा है, इस कंडीशन को हेमोप्टोसिस कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेशन होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, यानी लंग्स में अगर टीबी है तो जब ये व्यक्ति खांसेगा तो खांसने में इसको ब्लड आ सकता है। बात करेंगे चेस्ट पेन, यानी इसको सीने में दर्द रह सकता है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वेट लॉस, इसमें वजन बहुत तेजी से घटता है टीबी के पेशेंट में। और बात करेंगे नाइट स्वेट एंड फीवर, मेनली इसको जो फीवर आता है इवनिंग राइज टेम्परेचर होता है, यानी शाम का समय जैसे ही होगा 4-5 बजेंगे तो धीमे धीमे जो है शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा, और साथ ही साथ में इस व्यक्ति को रात में पसीना भी आता है, नाइट स्वेटिंग होती है, और ये व्यक्ति पूरा दिन थका हुआ फील करता है, फटीग रहती है। तो कहने का मतलब ये जो लक्षण है, अगर आपको 2 वीक से ज्यादा खांसी रहती है, अगर आपको खांसते वक्त उसमें ब्लड आता है, ब्लड का कोई स्पॉट नजर आता है, आपको सीने में दर्द रहता है, थकान रहती है, तो ये लक्षण आपको इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि आप ट्यूबरकुलोसिस के इंफेक्शन से प्रभावित हों। अगर हम बात करें आयुर्वेद में, तो बार बार खांसी आना, अगर आपको बहुत रिकरेंट कफ होता है, बार बार खांसी आती है, कफ के साथ में रक्त का आना, यानी जो हम हेमोप्टोसिस कह रहे हैं वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि खांसने के दौरान अगर व्यक्ति को जो ब्लड आता है, शरीर में छीणता एवं दुर्बलता, और ज्वर, यानी ज्वर कहते हैं फीवर को, स्वर भंग, यानी अगर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा हॉर्स हो जा रही है, आवाज अगर आपकी क्लियर नहीं है, और अरुचि, अरुचि का मतलब होता है एनोरेक्सिया, यानी अगर आपका भोजन करने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, वजन तेजी से घट रहा है, तो ये इंडिकेशन हो सकते हैं कि आपके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया हो। बात कर लेते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में, यानी इसके केस में कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। तो सबसे जो पहला टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज द स्पूटम टेस्ट फॉर एसिड फास्ट वेसिली, यानी मेनली इसमें हम बलगम की जांच कराते हैं, और बलगम की जांच के थ्रू जो लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस है, जो फेफड़ों की टीबी है, उसको कंफर्म किया जाता है। साथ ही साथ में इसमें मॉन्टेक्स टेस्ट करा सकते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करा सकते हैं। मॉन्टेक्स और ट्यूबरकुलिन ये भी टीबी को इंडिकेट करते हैं। साथ ही साथ में चेस्ट का एक्सरे करा सकते हैं, यानी सीने का एक एक्सरे कराते हैं, उस एक्सरे के आधार पर भी हम लंग्स को देख सकते हैं कि लंग्स में कहीं पे कोई कंसोलिडेशन तो नहीं है, कहीं पर कोई कैविटी तो नहीं बनी है। तो इस तरीके से पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केस में, यानी लंग्स में अगर ट्यूबरकुलोसिस होगी तो उसमें एक्सरे करा सकते हैं। और जीन एक्सपर्ट एक टेस्ट होता है, या सीबी नेट टेस्ट कहते हैं, ये मॉलिक्यूलर टेस्ट है, काफी आपके जितने भी गवर्नमेंट के डॉट सेंटर हैं वहां पे आजकल सीबी नेट अवेलेबल है, तो सीबी नेट की हेल्प से ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सरे में ट्यूबरकुलोसिस बहुत अच्छे से विजिबल नहीं हो रही है, तो उस केस में हम सिटी स्कैन करा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केस में। कई बार एब्डोमिनल एरियाज में अगर टीबी है तो उस केस में हम एक्सरे की बजाय उसमें सिटी स्कैन कराते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है। अगर हम बात करें आयुर्वेद में कैसे इसके लक्षणों का पता लगाया जाएगा, तो लक्षणों पर आधारित निदान, यानी पेशेंट में जो लक्षण आ रहे हैं उसके आधार पर हम चीजों को देखते हैं, और साथ ही साथ में नाड़ी का परीक्षण करते हैं, पल्स की डायग्नोसिस करते हैं, और दोष धातु मल की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि इसमें कफ और वात दोष मेनली प्रभावित होते हैं, तो उनके आधार पर आपके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो इस बात को बता सकते हैं कि आप ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित हैं। अगर बात कर लें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट आप ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट है ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम बात करें डॉट्स रेजिमेन की, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, और डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट का मतलब पेशेंट को जो मेडिसिन है, जो दवा है, वो एक
नर्सिंग स्टाफ या एक मेडिकल स्टाफ को के द्वारा दी जाती है, उसके सामने उसको खिलाई जाती है। और इसमें ट्रीटमेंट में एक्चुअली 2 बातें आपको याद रखनी है कि टीबी के केस में जो ट्रीटमेंट है वो 2 फेज में चलता है। एक है आपकी इंटेंसिव फेज और एक है कंटिन्यूएशन फेज। जो इंटेंसिव फेज होती है, इनिशियली इसमें जो दवा दी जाती है 2 महीने के लिए इसमें दवा चलती है। और इंटेंसिव फेज में आप देखेंगे जो ड्रग्स चलती हैं, इंटेंसिव में आप याद रखेंगे HRZE। HRZE का मतलब क्या है? इंटेंसिव फेज में ये जो 4 दवाइयां हैं, इसको आपको याद रखना है। आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल। इन दवाइयों को 2 महीने के लिए इनिशियली शुरुआत किया जाता है और इस फेज को अपन बोलते हैं इंटेंसिव फेज। यानी ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में पहले जो 2 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव फेज की जो दवाइयां हैं ये हमारे शरीर में ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को सप्रेस करती, उसकी ग्रोथ को रोकती हैं, ताकि इस व्यक्ति के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति में ये इन्फेक्शन ना फैले। इंटेंसिव फेज के बाद दूसरी जो फेज आती है इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन फेज। अब इस कंटिन्यूएशन फेज में 2 दवाइयां हैं, दैट इज द आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन। याद रखेंगे HR, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, ये 4 महीने के लिए इसको देनी होती हैं। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है, ये जरूरी नहीं है कि 6 महीने हो, ये मिनिमम 6 महीने तो रहेगा ही, ये 6 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में, लंग्स के केस में जनरली 6 महीने में ये, अगर पेशेंट रेगुलर दवाएं लेता है तो 6 महीने में ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अगर दवाइयों को बीच बीच में छोड़ेगा या दवाइयों को रेगुलर नहीं लेगा तो इसकी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ ड्रग है, दवाइयों के जो लेने का समय है, वो बढ़ सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ड्यूरेशन एंड रेजिमेन में वेरी इन MDR टीबी। MDR टीबी का मतलब क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जो दवाइयों को बार बार छोड़ देते हैं, उन लोगों के केस में ये टीबी की जो दवा है ये 12 महीने 18 महीने भी चल सकती है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यानी अगर लंग्स के अलावा कहीं बॉडी किसी शरीर के किसी अंग में टीबी है तो उस केस में ये ड्यूरेशन और ये जो दवाइयां हैं ये अलग भी हो सकती हैं, बदल सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, तो ये एक ही उसमें देख सकते हैं, इसकी किट आप देख सकते हैं ये अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप अन्य ड्रग्स देखेंगे जैसे ये आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है, तो ये कॉम्बिनेशन में जनरली ड्रग्स अवेलेबल है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, दैट इज द फिक्सकॉम 2। तो यहाँ पे फिक्सकॉम 2 में आपका रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड है। थोड़ा और आगे के ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। कॉमन जो ड्रग्स हैं, कॉमन ड्रग मैंने अभी आपको बताई, जिन जो ब्रांड नेम आपको इजीली मिलेंगे, जैसे आर्सिन, ये इसमें आर्सिन में क्या है? रिफाम्पिसिन है। उसके बाद आइसोकिन, ये ब्रांड नेम है, आपको ये याद रखना है। आइसोकिन में आइसोनियाजिड है, ऐसे ही आपका पाइजिना में पायराजिनामाइड है। और उसके बाद माइकोब्यूटोल, माइकोब्यूटोल में आपका इथाम्बुटोल है। तो यहाँ पे ये आर्सिन, आइसोकिन, आपका पायाजीना या माइकोब्यूटोल, ये वो ब्रांड नेम है जिनके नाम से ये दवाइयां मार्केट में अवेलेबल हैं। मेनली आपको इनके सॉल्ट याद रखने हैं, जैसे ये पायराजिनामाइड है, ये इथाम्बुटोल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रिफाम्पिसिन है, ये आर्सिन के नाम से लुपिन फार्मास्यूटिकल के द्वारा तैयार की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोनियाजिड विद विटामिन B6, है ना, तो ये आइसोकिन 300 के नाम से अवेलेबल है। तो ये कुछ दवाइयां हैं जो आपको एलोपैथी में टीबी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। मैनेजमेंट में अगर बात करेंगे तो मेनली आपको याद रखना है स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू द डॉट थेरेपी, यानी पेशेंट को जो दवाइयां हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में लेनी है। जैसा मैंने आपको बताया, रेगुलर अगर आप दवाइयां लेंगे तो टीबी को कंट्रोल इजीली किया जाएगा। और साथ ही साथ में जब ये एक्टिव फेज में पेशेंट होता है तो इसको थोड़ा आइसोलेट करते हैं ताकि ये दूसरे व्यक्तियों में टीबी कॉज ना कर दे। आइसोलेशन ड्यूरिंग द एक्टिव फेज इन्फेक्शन, इनिशियली जो 2 महीने हैं जब हम इसका जो इंटेंसिव थेरेपी चला रहे हैं उस दौरान इससे जो बाकी के लोग हैं, जो इसके आसपास के लोग हैं, उनको थोड़ा आइसोलेट रखेंगे, थोड़ा अलग रखेंगे। और साथ ही साथ में न्यूट्रिशियस हाई प्रोटीन डाइट देंगे। इसका जो खाना पीना है वो प्रोटीन रिच देना है, क्योंकि टीबी के पेशेंट में ड्रास्टिक वेट लॉस होता है, वजन तेजी से कम होता है। इसीलिए इसकी डाइट को, इसके खाने पीने को बहुत अच्छा रखेंगे। और इसमें अवॉइड स्मोकिंग और एल्कोहल, अगर ये व्यक्ति तंबाकू का कंजप्शन करता है, अल्कोहल का कंजप्शन करता है, तो उसको बंद कराएंगे, उसको मना करेंगे और इसको रेगुलर फॉलो अप कराएंगे और एक्सरे वगैरह करा करके हम अपनी ट्रीटमेंट का ये देखते रहेंगे कि ये पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे ठीक हो रहा है।
बात करें हम आयुर्वेदिक उपचार के बारे में, तो आयुर्वेद इसमें बात करता है होलिस्टिक अप्रोच की, जो मेनली आप देख सकते हैं इसमें वासा अवले देते हैं, क्योंकि वासा अवले आप जानते हैं कि अगर हमारे लंग्स से ब्लड आता है खांसने के दौरान, जो हेमोप्टोसिस जो कंडीशन है उसमें वासा अवले का बहुत अच्छा रोल है। तो इसमें ये श्वास कास व क्षय रोगों में उपयोगी वासा अवले। वासा अवले की मात्रा देखेंगे 5 से 10 ग्राम मात्रा है, गुनगुने दूध के साथ में इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें बात होती है च्यवनप्राश, यानी च्यवनप्राश का बहुत अच्छा यूज है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। मात्रा इसकी 10 ग्राम प्रतिदिन आप लेंगे। उसके बाद सप्तामृत लौह के बारे में बात की गई है। सप्तामृत लौह ये 6 रोगों में, हालांकि नेत्र रोगों में भी यूज कर सकते हैं, रक्तपित्त में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सप्तामृत के बारे में याद रखना है। इसकी डोज आप देखेंगे 125 से लेकर 250 मिलीग्राम इसको शहद के साथ में देना है। कहने का मतलब चाहे सप्तामृत लौह हो, चाहे वासा अवले हो या च्यवनप्राश हो, ये ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं, आपके शरीर के बल को बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वासा अवले है, ये आपका च्यवनप्राश है, ये सप्तामृत लौह है। बात करें कुछ अन्य दवाइयों के बारे में, तो आयुर्वेद में कुछ अन्य दवाइयां जैसे कंठकारी अवले का प्रयोग कर सकते हैं आप। कंठकारी अवले कंठ स्वर, खांसी और कफ का नाश करता है। मात्रा इसकी 5 से 10 ग्राम दूध या शहद के साथ में इसको देंगे। उसके बाद बात करते हैं गिलोय सत्व के बारे में। गिलोय क्या करेगा, रोग प्रतिरोधक, यानी जो आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है उस इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इसकी मात्रा आप देखेंगे तो 250 से लेके 500 मिलीग्राम शहद के साथ में गिलोय सत्व का प्रयोग भी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद के अनुसार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, गिलोय सत्व है, ये कंठकारी अवलेह है, जो आप इसका प्रयोग ट्यूबरकुलोसिस के मैनेजमेंट में कर सकते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस को ब्रीफली मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ट्यूबरकुलोसिस को समझने के लिए, उसकी चिकित्सा को समझने के लिए, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।